अमेरिका से नाखुश है मॉर्गन स्टैनले। उन्होंने कहा है कि टैरिफ में ढील के बावजूद अमेरिकी इकोनॉमी में दिक्कतें हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ेगी, ग्रोथ रहेगी धीमी, और फेड से जो इंटरेस्ट रेट कट है उनकी भी उम्मीदें नहीं हैं, क्योंकि टैरिफ में यू टर्न लेने से छोटी अवधि में तो राहत मिलेगी, लेकिन लंबी अवधि में अभी भी प्रॉब्लम है। क्योंकि उनका कहना है कि जो एवरेज टैरिफ था वो अप्रैल से पहले 2% था, और अप्रैल के बाद अब औसत टैरिफ करीब 13% हो गया। तो इसका कुछ इम्पैक्ट तो होगा यूएस इकोनॉमी पर। उनका मानना है कि 3 से 3.5% तक की इन्फ्लेशन रेट रहेगी, और Q2 जीडीपी ग्रोथ केवल 1.6% की रहेगी अमेरिका में। अगर हम देखें तो 2025 में अब वो एंटीसिपेट कर रहे हैं, मॉर्गन स्टैनले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं होगी। इनफैक्ट वो मान रहे हैं कि मार्च 2026 तक कम से कम इंटरेस्ट रेट में कोई कटौती नहीं होगी। और उन्होंने इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी भी रिसेशन रिस्क बना हुआ है। विनीत सर, अगर हम देखें तो ये जो रिसेशन रिस्क बना हुआ है अमेरिका में, इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा, और आप कैसे मानते हैं कि ये बात तो ठीक है कि ट्रंप ने यू टर्न लिया, ट्रेड डील करना शुरू किया, लेकिन अभी भी जो औसत टैरिफ है, जो एवरेज टैरिफ है, वो 13% आ रहा है उनका बाकी कंट्रीज के साथ 2% का जो कि हुआ करता था। तो 11% इन्फ्लेशन तो उन्होंने खुद अपने कंट्री में एक तरह से क्रिएट किया है, और ये जितना लंबा चलेगा उतना ही उनकी इकोनॉमी के लिए, शायद खुद के लिए भी खराब होगा। कैसे देखें सर इस खबर को? नहीं, देखिए, ये वन टाइम स्पाइक है, 10% डिस्काउंटेड है मार्केट में। हम्म। पता ही था ना कि बेस ड्यूटी 10% होने वाला है, उससे इन्फ्लेशन भी आने वाली है। तो ये रियर व्यू मिरर अप्रोच है। ये सब हो चुका है। 10% ऑब्वियस था, डिस्काउंटेड है प्राइस में। तो इससे आपकी इंटरेस्ट इन्फ्लेशन साइकिल तो मंथ ऑन मंथ आगे जाके 1 साल तक वो थोड़ा सा इन्फ्लेटेड ही बताएगी। हम्म। तो बाद में आप देखो, अगर वो 10% से नीचे नहीं आती है तो 1 साल के बाद में वो फ्लैट आउट हो जाएगा। तो इसको हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए। और ये ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स में प्ले आउट भी हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स भी एक्सपेंसिव हो रहे हैं। करेक्ट। ओके। तो हमें लगता है कि यहाँ पे आप देखोगे कि हमें देखना चाहिए कि यहाँ से यील्ड कैसे बढ़ते हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यील्ड की ट्रेजेक्टरी का बहुत इंपॉर्टेंस है। और सारे वर्ल्ड में डेट मार्केट ही वैल्यूएशन ड्राइव करती है। तो इंटरेस्ट रेट्स ऑफ यूएस मार्केट शुड बी वॉच्ड वेरी क्लोजली। उसके ऊपर से आपके वैल्यूएशन में उठापटक होगी ग्लोबल मार्केट्स में। अंशुल जी, एक दो चार्ट मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे मिड कैप आईटी में थोड़ा सा एक रूम बना था, लाइक परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, इन सभी के चार्ट कैसे लग रहे हैं आपको? परसिस्टेंट ठीक लग रहा है, थोड़ा सा पुल बैक और दे सकता है। 6,000, ऑलमोस्ट 6,000 तक का टारगेट था। 59 55 हो चुका है, तो अब यहाँ से बहुत ज्यादा तो कोई अच्छा नहीं लग रहा है। तो फौज में भी सिमिलरली, अगेन मैं मिड कैप स्मॉल कैप आईटी में बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पुल बैक था, पुल बैक खत्म हो गया। यहाँ से अब सस्टेन अगर अप मूव आनी है तो वो लार्ज कैप आईटी में आएगी, ना कि मिड कैप स्मॉल कैप में। ठीक है, तो लार्ज कैप आईटी में ही अभी एक बार देखना होगा। अगली खबर है सर टैरिफ पर, जहां पर कि दूसरे देशों के लिए टैरिफ दर जो होगी जल्द निर्धारित करेंगे। शायद डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो मॉर्गन स्टैनली की बात है उसको सुन लिया। उन्होंने कहा कि 2 से 3 हफ्ते में हम दूसरे देशों की टैरिफ, जो एवरेज टैरिफ है उसको डिसाइड कर लेंगे। और हर देश के साथ अभी टैरिफ ट्रेड डील करना नामुमकिन है, क्योंकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इतना ज़्यादा बिजी हैं कि वो हर देश के साथ उतनी लंबी बात नहीं कर पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा मानना है। विनीत सर, कैसे देख रहे हैं, ये टैरिफ नीचे की साइड करेंगे या ऊपर की साइड करेंगे? नहीं, देखिए, 10% के नीचे तो टैरिफ आएगा नहीं, क्योंकि आपकी बेस टैरिफ रेट होगी। ओके। उतने तो लगेंगे आपको। और इनका जो नेगोशिएशन चल रहा था हर एक कंट्री के साथ, तो वो ज्यादा करके मेजर मार्केट्स के साथ ही फोकस करेंगे। और उनको एक चीज समझ में आ रही है कि बहुत ज्यादा ये एग्रेसिव नहीं हो सकते टैरिफ्स के ऊपर, क्योंकि जैसे आपने बताया इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो रही है। पूरा इंडस्ट्रीज की
कैप आ रही है, सब उनके जो रिटेल जगह है वो खाली होती नजर आती है उनको। काफी पैनिक वाली सिचुएशन है, तो उनको थोड़ा सा अपने ये एग्रेसिव पॉस्चरिंग ऑफ टैरिफ से हटके उनको थोड़ा ट्रेंड प्ले आउट करना पड़ेगा, इसलिए वो थोड़ा सा डिले कर रहे हैं हर एक चीज में। तो जानबूझकर चीज़ें डिले कर रहे हैं। अगला अपडेट है सर भारत पाक टेंशन पर, जहां पर कि सीज़ फायर की एक्सपायरी डेट नहीं है। ये डीजीएमओ ने कहा है इंडिया के, उन्होंने कहा है कि ठीक है जो सीज़ फायर है वो चल रहा है और इस पर जो बार बार अपडेट देना उनका एक तरह से इंडिकेशन है कि ये ठीक नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार सीज़ फायर केवल रविवार तक के लिए था। ये फ्राइडे को इसी तरह की हलचल थी कि रविवार तक के लिए सीज़ फायर है, तो संडे को शायद कोई अपडेशन आएगा दोनों कंट्रीज़ की तरफ से कि ये सीज़ फायर और कितना एक्सटेंड किया गया है या कोई एस्केलेशन तो नहीं दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हद तक अनसर्टेनिटी हटी है और अब इंडिया के ही जो डीजीएमओ हैं उन्होंने ये क्लैरिटी दे दी है। विनीत सर, इसमें अगर देखें तो अब लगता है कि ये जो होना था हो चुका है, एस्केलेशन भारत पाकिस्तान का, अब केवल वॉर ऑफ वर्ड्स रह जाएगा या डिप्लोमेसी से ही ये सारी चीज़ें हल होंगी, एस्केलेशन ऑन द ग्राउंड नहीं होगा और उसका क्या कुछ इम्पैक्ट हम देखें इंडियन मार्केट्स पर, खासतौर से डिफेंस स्टॉक पर। वैसे तो मेरी डिफेंस पर आपसे बात हुई थी, लेकिन जो काफ़ी एक्स्ट्रा बिट ऑफ रन दिखा चुके हैं उनमें प्रॉफिट बुक करने का सही समय है क्या, कैसे देखें सर? नहीं, देखिए जो स्टॉक्स बहुत अग्रेसिवली बढ़े थोड़ा तो प्रॉफिट टेकिंग आ ही जाएगा, नंबर 1। लेकिन जो इंडिया का 40,000 करोड़ इमरजेंसी परचेज डील है उसको आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते और उससे काफी ऑर्डर्स आएंगी बियॉन्ड एंड अबाउ जो अभी है। तो सब डिफेंस स्टॉक्स के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। दूसरी बात है, देखिए अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस करोगे तो बोला गया है कि और कोई टेरर अटैक होगा तो इंडिया विल रिस्पॉन्ड डिसाइसिवली। तो आपको सिर्फ देखना है कि एक गोली कहीं चले इंडिया में जो पाकिस्तान के साथ लिंक हो। अभी लास्ट नाइट खबर आई थी कि पाकिस्तान 7-8 सिटीज में टेरर एक्टिविटीज प्लान कर रहा था यूजिंग अफगानी पीपल, लेकिन ये नजर आ गया है तो अभी वो होगा नहीं। लेकिन देखिए अगर ये चलता रहेगा ना तो एक टिकिंग टाइम बम उनके लिए तो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो पानी रोक दिया है और जिस तरह से अग्रेसिवली काम हर जगह चालू हो गया है उससे आपके जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम आ सकती है। और वहां पे देखिए आपके ना आर्मी ने लगभग 4,000 एकड़ या हेक्टेयर जमीन चाइनीज के लिए फार्मिंग के लिए दी है पंजाब की। तो वो चाइनीज फूड सप्लाई को भी इम्पैक्ट करता है। और एक ऐसा अनुमान है कि चाइना में लगभग 1 लाख चाइनीज सिटीजन रहते हैं और उनके ऊपर बीएलए का प्रहार होने वाला है। तो बहुत सारी कंफ्यूजिंग स्टेटस है पाकिस्तान में और उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इनके पास एक ही चारा है कि वो लोग इंडियन बॉर्डर पे कुछ स्कर्मिशेस करें। और अगर ये होता है तो इंडिया बहुत अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये कभी होगा कैसे होगा हम बोल नहीं सकते हैं, पर यहाँ पे रुकने वाला नहीं है एक्शन। अंशुल जी, कौन से डिफेंस काउंटर हैं जो आपको लग रहा है कि अभी टॉप आउट हो चुके हैं और कम से कम शॉर्ट टर्म में उनसे दूरी बनाकर रखें? लाइक HAL हमने देखा कि कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, एस्ट्रा माइक्रो, BEL के आज इनफैक्ट नतीजे भी हैं। तो कोई ऐसा काउंटर लग रहा है कि कम से कम कुछ यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तेज दिख रही हो ऑन चार्ट? BEL में टारगेट अचीव हो गया तो BEL में प्रॉफिट बुक करना चाहिए 375। इसके अलावा मेरे को कोई भी स्टॉक वैसे भी नहीं पसंद था। HAL BDL में आज थोड़ी सी सेलिंग दिख रही है, तो अगर ये एस्केलेशन वाला मैटर अब ठंडा पड़ता है तो वापस से डाउन मूव स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट खबर धामपुर शुगर पर, जहां पर कि इनका बायबैक अनाउंस हुआ। 23 मई को शेयर की बायबैक की रिपोर्ट डेट है। 185 रुपीज़ पर शेयर पर कंपनी बायबैक करेगी।
करीब 10,81,000 शेयर यानी कि 1.65% तक की इक्विटी का बायबैक होगा। बायबैक पर 20 करोड़ रुपए का खर्च करेगी कंपनी और प्रमोटर्स भी शेयर बायबैक में टेंडर कर सकते हैं। विनीत सर, कैसे देखें, क्योंकि शेयर अभी भी अपने बायबैक जो इन्होंने इंडिकेटिव प्राइस रखा है 185 का, उससे तो काफ़ी नीचे चल रहा है। ये अभी भी शेयर केवल 145 रुपये चल रहा है, आज करीब 3% नीचे है। इस बायबैक की खबर से कुछ फ्यूल मिलेगा या ये केवल ऐसे ही महज कंपनी की तरफ से आया है? वो तो अपर लिमिट है ना 185 बायबैक की, तो उससे कोई आप प्राइस डिसाइड नहीं होता है कि अगर वो मिनिमम प्राइस रखते थे बायबैक की तो बात अलग थी। अगर ये ऊपर की लिमिट है तो उससे इम्पैक्ट नहीं होगी। ठीक है अंशुल जी, आपको चार्ट पर कैसा लग रहा है सर? कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए। धामपुर शुगर। धामपुर शुगर एक बार पुल बैक में 167 तक जा सकता है, ठीक लग रहा है। करंट मार्केट प्राइस से बाई नहीं बन रही है, या तो डिप मिले 137 तक या मूविंग एवरेज कैचअप हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन के रिजल्ट्स आए थे। हमने देखा कि रेवेन्यूज़ में करीब 6% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला, वहीं नेट प्रॉफिट में 40% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला। 307 करोड़ के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट 185 करोड़ ही देखने के लिए मिला, वहीं रेवेन्यू करीब 1325 करोड़ रुपए का देखने के लिए मिला वर्सेस 1412 करोड़। विनीत सर, शिपिंग कॉरपोरेशन, वैसे तो हमने देखा कि शिपिंग रेट्स भी काफ़ी नीचे आए हैं और शिपिंग कंपनीज़ के शेयर भी काफ़ी नीचे ऑलरेडी आ चुके हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन का ही शेयर देखें तो हम जो इसका ऑल टाइम हाई था, आई थिंक जब एक सस्टेन्ड रैली चल रही थी उस समय पर लगा था ये शेयर 384 रुपये, अभी 189 रुपये आ चुका है, ऑलमोस्ट वहाँ से 200 रुपये नीचे है। ये लेवल है खरीदारी के लिए या ये लेवल अभी भी दूर रहने के हैं? देखिए, जब तक ये यूएस सिचुएशन थोड़ा सा सॉर्ट आउट नहीं होता है ना, मुझे लगता है कि ऐसे पड़े रहेंगे रेट। यहाँ से डाउनसाइड सीमित है, तो और कितना नेक्स्ट क्वार्टर में ये आपका टर्नओवर गिरता है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला जो Q1 है उसके बाद में Q2 में काफी बारिश होती है, तो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है टाइम फ्रेम उस वो टाइम के लिए। तो मुझे लगता है अगर जो वैल्यू बायर्स है, अगर वो लोग एक्वायर करना चाहते हैं ये स्टॉक, आप वो सितंबर वाली क्वार्टर में आप एक्वायर कर सकते हैं।